छात्र हैं आदरणीय आचार्य रामदेव भारद्वाज। आपके निर्देशन में कई छात्रों ने पीएचडी भी की है, 150-200 से अधिक राष्ट्रीय सेमिनार में और कई अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में भी आपने प्रतिनिधित्व हुआ है। ऐसे विद्वान आदरणीय रामदेव भारद्वाज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कर्णावत जी। अभी हम जिनको सारगर्भित रूप से सुन रहे थे, विजय कुमार मल्होत्रा जी, यह मेरे जीवन का पहला अवसर है कि मैं उनके समक्ष अपने कुछ विचारों को व्यक्त करने का मौका देख रहा हूं। हम सबके दादा पंत जी और यहाँ उपस्थित इस वेबिनार से जुड़े हुए जितने भी हमारे बंधु हैं, श्रोता हैं, उन सब का स्वागत करते हुए मुझे जो निर्धारित विषय व्यक्त करने के लिए कहा है, उसमें नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भाषाओं का जो ज्ञान और स्थिति है, उस पर तो हमने विजय कुमार जी को भी बहुत व्यापक तरीके से सुना। मुझे क्या लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, यह भाषाई औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का एक दस्तावेज सिद्ध होगा। भाषाओं के प्रति विश्व में जो ध्रुवीकरण की स्थिति बनी हुई है, कुछ भाषाओं का एकाधिकार जो पूरे विश्व में है, भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं है। उन भाषाओं के ध्रुवीकरण और एकाधिकार से भी मुक्ति का यह मार्ग नई शिक्षा नीति प्रशस्त करती है। हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, हमारे मन में जो डर और भय है, उससे भी मुक्ति का मार्ग ये नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करती है। डर इस बात का है कि यदि हमारा बेटा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा तो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। भय इस बात का है कि यदि वो अंग्रेजी शून्य होगा, विलायती और पाश्चात्य भाषा विहीन होगा, तो समाज में उसका सम्मान नहीं होगा। निसंदेह मेरी दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूं कि नई शिक्षा नीति का दस्तावेज हमें अंग्रेजी भाषा के लालित्य से मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त करता हुआ नजर आता है। क्योंकि यह बात मल्होत्रा जी ने भी कही, मैंने भी कही, मैं भी कह रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, यूनेस्को ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रचारित किया है कि लोक व्यवहार की भाषा में ज्ञान और मन में जो विचार आते हैं, ज्ञान का परिमार्जन लोक भाषा में जिस तरीके से होता है, उतना हम किसी आयातित भाषा में नहीं कर पाते। रोजी रोटी की भाषा तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। अध्ययन, अध्यापन और शोध की भाषा, उत्कृष्ट अनुसंधान की भाषा अभी अंग्रेजी थी। अब यह दस्तावेज यह स्पष्ट करता है कि हमें भावनाओं से ऊपर उठकर व्यावहारिक धरातल पर कुछ विचार करना चाहिए। और वह व्यावहारिक धरातल यह है कि उधार की भाषाएं, आयातित भाषाएं व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकती, उसका सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती। वह आपको नौकर तो बना सकती हैं,
एक बाबू तो बना सकती हैं, एक मल्टीनेशनल्स कंपनी में आपको पैसा अर्जित करने वाला एक पुतला तो बना सकती हैं, लेकिन आपके विचार, भाव, आपकी मनोदशा, आपके परिवार, संस्कार, संस्कृति, साहित्य, कला, दर्शन, रीति रिवाज, भारतीय वांग्मय, इन सब से आत्मसात करने का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं करते। यह सरकार का दायित्व तो है ही है कि वह नीति बनाए, लेकिन मुझे लगता है सरकार से ज्यादा दायित्व हमारे पास हमारे स्वयं का है, हमारे समाज का है, हमारे सामाजिक दायित्व हैं, हमारे परिवार के दायित्व हैं कि हम अपनी मातृभाषा को उन्नत करें। मातृभाषा में हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं और आधी से अधिक ऊर्जा हमारी उसको ट्रांसलेट करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों ना अपनी ही भाषा में अपने ही विचारों को रखें। हमारे सामने विश्व के अनेक देशों के ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर हम चाइना है, कोरिया है, जापान है, इनको ले सकते हैं। इन्होंने अपनी मातृभाषा बनाई है और उस मातृभाषा के माध्यम से अपने आप को एक प्रखर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो सरकार और संगठनों की भूमिका से अधिक हमारी अपनी भूमिका आती है, जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। नई शिक्षा नीति पर बहुत विस्तार से मैं समझता हूं लगभग प्रत्येक आयाम को माननीय मल्होत्रा जी ने स्पर्श किया है, लेकिन हम ये बताएं कि जो नई शिक्षा नीति की अवधारणा है, वह अवधारणा ज्ञान को आनंद के साथ प्राप्त करने की है। मां के आंचल में जो सुख है, मां के आंचल का जो प्रेम, स्नेह और वात्सल्य है, अपनी मातृभाषा का जो अथाह ज्ञान है, वह हम किसी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पठन पाठन अनुसंधान इनकी भाषा हमारी मातृभाषा हो, और इसके लिए न सिर्फ सरकार, हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा और न्यू इंडिया की अवधारणा, एक नए भारत की परिकल्पना, उसको साकार करना होगा। यह जो मातृभाषा और नए शिक्षा नीति का दस्तावेज 2020 हमारे सामने आया है, उसके संबंध में मुझे स्मरण आता है कि हमारे शिक्षा मंत्री और उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाने जाते थे माननीय पोखरियाल जी, उन्होंने कहा था कि नई शिक्षा नीति का यह दस्तावेज किसी एक कमरे में बैठ करके नहीं बनाया गया। इसमें लगभग 2,50,000 पंचायतों में विमर्श प्रक्रिया से जो बिंदु उभरे हैं, भारतवर्ष के 6,600 ब्लॉक, उनमें जो संवाद हुए हैं, भारत के 676 जिलों में वर्षों वर्ष तक जो चिंतन हुआ है, जड़ से जुड़े हुए लोगों के विचार इसमें समाहित किए हैं, और इस दृष्टि से इस विचार को उन्होंने अंगीकार किया। यह ओपन मंच है। उन्होंने
नई शिक्षा नीति के दस्तावेज बनाते समय इंटरनेट के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से यह आह्वान किया था, यदि किसी को इस संबंध में अपना कोई अभिमत देना हो तो वो अभिमत दे सकते हैं। लाखों लाख, लगभग 20-25 लाख के प्रकार के अभिमत उनके पास में आए। उनका संश्लेषण किया गया और उसके बाद यह एक दस्तावेज हमारे सामने आया। हमें लगता है स्वतंत्रता के बाद से ऐसा नहीं है कि यही पहली शिक्षा नीति है। इसके पहले अनेकों शिक्षा आयोग बने हैं। कोठारी आयोग बना, मुदालिया आयोग बना, यशपाल कमेटी बनी। सभी ने जिन विषयों को इंगित किया था उनका समावेश करते हुए और वर्तमान संबंध की चुनौतियों को देखते हुए यह नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। यह पारिवारिक और व्यक्तिगत दृष्टि से स्पर्श करती है। यह औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है। इसका जो प्रमुख आधार है वह इक्विटी है, गुणवत्ता है, इसकी वहनीयता है, कंटिन्यूटी है। इसमें जवाबदेही भी निहित है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र की क्षमता पर आधारित उसको योग्यता देने का एक नया प्रकल्प हमें इस शिक्षा नीति में देखने को मिलता है। यह शिक्षा नीति परंपरागत भी है, गुरुकुल पद्धति की भी इसमें चर्चा है, डिजिटल अप्रोच भी इसमें लिया गया है। 1-to-1 टीचिंग के साथ साथ एजुकेशन की भी बात इसमें की गई है। दूरस्थ शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। निश्चित तौर पर नए परिवेश की बदलती हुई मान्यताओं और जनमानस और खास करके विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को पढ़ने का काम, उनकी धारणाओं को गढ़ने का काम, उनके जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने का काम, उनकी साधना पद्धति और प्रवृत्ति और परियोजनाओं की संकल्पनाओं को नया स्वरूप देने का काम, और सही दृष्टि से देखें तो उनके व्यक्तित्व के आमूल चूल निखार का काम इस नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलता है। हमारे सामने उदाहरण है संस्कृत, संस्कृति और भारतीयता। यह शिक्षा नीति की आत्मा है। हम दूसरों की आत्मा से अपने शरीर को जिंदा नहीं रख सकते। भारत को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना है तो निश्चित तौर पर हमारी अपनी जीवन रेखा होना चाहिए, हमारी अपनी प्राणवायु होनी चाहिए। और हमारी प्राणवायु किसमें है? हमारी प्राणवायु हमारे वांग्मय में है। हमारी प्राणवायु केवल तकनीकी में नहीं है। तकनीकी है, विज्ञान है, लेकिन मनोयोग से जब तक हमारा मन प्रफुल्लित नहीं है तब तक हम नई दृष्टि से नए विचारों को नया आयाम नहीं दे सकते। इसलिए यह जो उधार का ढांचा पिछले शताब्दियों से पिछले दशकों से हम ढोते चले आ रहे थे, उसमें आधुनिकता और परंपरागतता का मिश्रण इस शिक्षा नीति ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता भी है, लचीलापन भी है, पाठ्यक्रमों के संचालन में और पाठ्यक्रमों के चयन में विद्यार्थियों को उन्मुक्तता भी है। और उस दृष्टि से हम यदि देखें तो एक नए सुदृढ़ भारत की परिकल्पना का एक आधार स्तंभ हमें नई दृष्टि से इस शिक्षा नीति में देखने को मिलता है।
ग्राम पंचायतों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक शिक्षा के द्वारा, कौशल विकास के द्वारा, मल्होत्रा जी ने सही कहा, जितने भी स्टार्टअप ऑफ मूक्स के प्रोग्राम हैं, भारत कौशल प्रधान देश था। भारत का व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं था। किसान अपनी उपयोग की वस्तुओं को स्वयं बनाता था और स्वयं खेत में काम करता था। डॉक्टर अपने औजारों को स्वयं बनाता था और मरीज का उपचार करता था। वैद्य औषधियां स्वयं बनाता था और मरीज को देता था। वह जंगलों में घूमता था, उपचार के लिए उचित औषधियों का चयन करता था और उनको लेने के पहले उनका आह्वान करता था। अमुक नक्षत्र में, अमुक दिशा में, अमुक पक्ष में औषधियों को तोड़ने का संज्ञान, यह जो ज्ञान जो हमारा विलुप्त होता चला जा रहा था, हम टोटली डिपेंडेंट होते चले जा रहे थे, उस ज्ञान से मुक्ति का एक नया मार्ग हमें इस शिक्षा में देखने को मिलता है। व्यवहारिक दृष्टि से हम यदि देखें तो एक डॉक्टर अकेला दवाई नहीं दे सकता। वह पहले पैथो लैब में भेजेगा, कफ की जांच कोई करेगा, स्टूल की जांच कोई करेगा, एक्सरे कोई करेगा, ब्लड प्रेशर कोई लेगा, फिर वो दवाइयां लिखेगा। दवाइयां किस कंपनी में बनती हैं? इन सब से मुक्ति, इन सब के प्रति एक समग्र भाव हमें इस शिक्षा नीति में तकनीकी दृष्टि से देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर आज युवा वर्ग में नौकरी का संकट है, और नौकरी का संकट इसलिए है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। निर्भरता हमारी पहले भी थी, लेकिन हमारी उस निर्भरता में हमारी आत्मनिर्भरता भी थी। आज हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारा कौशल हमारे अंदर होते हुए भी नष्ट हो गया। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि यदि साइकिल की चेन उतर जाती है तो उसको कैसे चढ़ाया जाए, इसके लिए हम बाजार में जाते हैं। कार चलाते चलाते यदि उसमें कार्बन आ जाए तो इसके लिए हम वर्कशॉप में ले जाते हैं। इतना छोटा छोटा कौशल हमें आना चाहिए, और यह कौशल सभी में निहित है। ऐसा नहीं है कि जो कार का जो फैक्ट्री है वहीं कार सुधरेगी। छोटा मोटा काम व्यक्ति स्वयं कर सकता है। तो यह जो रोजगार योजना के तहत जो विचार आया है कि हमारे जो परंपरागत रोजगार, हमारी जो परंपरागत कौशल, हमारी जो परंपरागत कलाएं, हमारी जो परंपरागत विधाएं थी, उन सबको पुनर्जीवित किया जाए। योगराज कृष्ण की 64 कलाएं, आप उनका देखिए, चित्रण देखिए, किस 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 विधा का उसमें वर्णन है। उन सब विधाओं में पारंगत व्यक्ति होता है, तब उसका समग्र विकास होता है। 12 विद्याएं, 64 विधाएं, 64 कलाएं, और तकनीकी ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से उन्नत भाव, इन सब से हमें शिक्षा से मुक्ति का एक मार्ग देखने को मिलता है। नई शिक्षा नीति में मल्होत्रा जी ने बहुत साफ कर दिया है कि 10+3+3+4 इंटरडिसिप्लिनरी होगा। एक व्यक्ति यदि इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और वो समाज विज्ञान पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। समाज विज्ञान का कोई व्यक्ति यदि मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहता है तो कर सकता है। किसी कारणवश वो 1 वर्ष में छोड़ना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल बाद वो किसी दूसरे विषय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी क्रेडिट उसको काम में आएगी। तो यह उसकी संचित पूंजी होगी। वर्तमान में क्या होता था कि आपने 1 वर्ष पढ़ा, पास हो गए, किसी कारणवश 2 वर्ष यूनिवर्सिटी में आप आगे नहीं पढ़ पाए तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ज्ञान को संचित करने का आधार
निश्चित तौर पर यह बात है। इस शिक्षा नीति में एक और बात कही है, इसमें शिक्षकों का रूपांतरण करना बहुत जरूरी है। शिक्षकों के रूपांतरण के अंतर्गत वो समस्त चीजें आती हैं जो एक गुरु के पास होनी चाहिए। उसकी मनोदशा, उसका चिंतन, उसका भेषभाव, उसका भाषा, उसकी बोली, सब कुछ विद्यार्थी को ग्राह्य होना चाहिए। और इस दृष्टि से हम यदि देखें तो जो शिक्षा नीति में जो ऑटोनॉमी महाविद्यालयों को मिली है, शोधकर्ताओं को जो मिली है, वह काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें इन सभी मेरे व्याख्यान के एक एक वाक्य में इस बात का अनुगूंज निहित है कि यह सब मातृभाषा में हो, उधार की भाषा में न हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त न करें, जर्मनी नहीं पढ़ें, फ्रेंच, कोरियन और जापानीज नहीं पढ़ें, लेकिन अपने विचारों को व्यक्त करने की जो सहज अभिव्यक्ति है, वह जो विचार हमारे मन में आता है, जिस क्षेत्र में हम बले पड़े होते हैं, उसी में आता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुनिए, आप आज भी रोमांचित हो उठेंगे और शताब्दियों तक उनके व्याख्यान सुनने के बाद में आप रोमांचित होंगे। वह कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी भाषा में बोलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जब बोलने खड़े होते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब वो भाषा में बोलने खड़े होते हैं, सारा मंच मुग्ध हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान उनको लवलेश सुनता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुनिए, कितने भाव विभोर होकर के भंगिमाओं के साथ वह अपनी बात को रखते हैं। भाषा के साथ उनकी बॉडी रिदम संचालित रहता है। और इस दृष्टि से हम यदि देखें तो हमारे सामने जो विकल्प आता है वो यही आता है कि अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना खलियान, अपना घर, अपना समाज, उसमें जो अपनापन है, उसमें जो सौंधापन है, वह कहीं हमसे दूर होता चला जा रहा था। आज हमें फिर से समेटने का मौका मिला है और यह नई शिक्षा नीति ने सैद्धांतिक रूप से भी हमें प्रभाव दिया गया है। शिक्षा के 2000 वर्षों की विसंगतियों और गुलामियों से मुक्ति का यह समय निश्चित तौर पर केवल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं है। विद्यार्थी का मन और विद्यार्थी नॉलेज का स्टोर हाउस ना बने, वह केवल इंसाइक्लोपीडिया और कंप्यूटर ना बने। उसमें संवेदना हो, उसमें भाव हो, उसमें वेदना हो, उसमें विचार हो, उसमें छटपटाहट हो, उसमें मानवीयता के समग्र गुण हो। यह तभी होगा जब हम समाज विज्ञान से जुड़ेंगे, अपने दर्शन से जुड़ेंगे, मनोविज्ञान से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपने भारत माता से जुड़ेंगे। इस दृष्टि से हम यदि देखते हुए कहें कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। आपका ज्ञान आपकी शक्ति है और आपकी शक्ति आप अपने शिष्यों को यदि ट्रांसफर करते हैं तो इससे बड़ा और कोई पुण्य कार्य समाज और संसार में नहीं हो सकता। हो सकता है, मुझे क्षमा करेंगे, मैंने निर्धारित समय से कुछ अधिक समय लिया हो, क्योंकि बोलते वक्त मुझे ऐसा लगा कि यह बात भी पूरी तरीके से आनी चाहिए। तथ्य अपनी जगह है, भाव पक्ष अपनी जगह है। आज समाज में भाव पक्ष को उजागर करने की आवश्यकता है, कौशल विकास की आवश्यकता है, तकनीकी विकास की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये जो आइसोलेशन फील कर रहे हैं, हम कटे हुए महसूस कर रहे हैं, हम एक दूसरे से एक माला में गुथें और उससे अपने जीवन का श्रृंगार करें। आपने मुझे बुलाया, मैं आदरणीय दादा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।
और इस बात की मेरे को खुशी है कि मल्होत्रा जी के सामने मेरे को बोलने का मौका मिला। मेरा उनसे व्यक्तिगत कभी कोई सानिध्य नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा यदि मुझे वो कभी अनुमति देंगे, तो मैं उनके दर्शन लाभ लेना चाहूँगा, उनसे और विमर्श करना चाहूँगा। आप सभी को साधुवाद, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय का कि उन्होंने शिक्षा नीति से जो परिणाम हमारे नए भारत की संकल्पना को लेकर आएंगे उसके बारे में चर्चा की और खासकर विचार, भाव, मनोदशा और संस्कार जिनसे बदलेंगे उन तथ्यों को भी यहाँ रेखांकित किया। मैं आपका बहुत